हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी अपना जो ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है उसमें हम लोग आज से अपवाह तंत्र को शुरू कर रहे हैं, यानी नदियों को शुरू कर रहे हैं। और नदियों को शुरू करने के लिए हम लोग पहले बेसिक से नॉर्मल देख रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल सा इसको देखने के बाद में फिर पूरा चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले इसको हल्का फुल्का आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, हल्का फुल्का आप लोग इससे ब्रीफ ले लीजिए कि चीज़ें कैसे हैं क्या हैं। उसके बाद में चीज़ें आगे जो भी होंगी सब सेट कर दी जाएगी, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले हमको इसको देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं, नदियाँ पढ़ने वाले हैं भारत की। अभी तक हम लोग पूरा दक्षिण भारत का पठार उठार का पूरा सेक्शन लेके पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का छोटा मोटा नॉलेज जितना भी लेना था, मतलब जितना जरूरी था हम लोग उतना पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो बच रहा है एक क्लास आएगी, उसमें प्रैक्टिस सेशन में हम लोग पूरा कर लेंगे आराम से, 2-3 प्रैक्टिस सेट लगा के आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो क्या देखेंगे कि नदियों को देखते हैं। एक आप लोग चार्ट में देख रहे हैं, सबसे पहले नदी को, उसके बाद उद्गम को, उसके बाद संगम को, कि कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, और सहायक नदियाँ। मतलब जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं कितनी चीज़ों का देख रहे हैं, लगभग 4 चीज़ें हैं। यानी कि कौन सी नदी है, कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, और संगम कहाँ पे हो रहा है, और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इतना हम लोगों को देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी को जब हम लोग देखते हैं तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है। अगर राइटिंग ज़्यादा समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में एक मानसरोवर झील है जो कहाँ पड़ती है, कैलाश रेंज में पड़ती है। अभी जब मैपिंग करेंगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैलाश रेंज से निकलती है। इसमें ये कहाँ जाके मिल जाती है, तो ये अरब सागर में अपना जल छोड़ देती है, इसलिए इसका संगम स्थल कहाँ है, यानी मिलती कहाँ है, अरब सागर में। आगे बढ़ते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो पूरा सिंधु नदी तंत्र ही यही है। फिर अगर आप सिंधु नदी तंत्र पढ़ लेते हैं तो बाकी सारी नदियाँ ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलज है, ब्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, उसके बाद में श्योक है, फिर गिलगित है, फिर काबुल है, फिर कुर्रम है, और फिर गोवल है। कितनी नदियां हैं? लगभग 8 लिखी हैं। और भी नदियां हैं लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखी हैं, जो एग्जाम में आता है उससे ज़्यादा नहीं आता। और हमारे जो काम का है हम लोग उतना ही देखेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग को देखना नहीं है। तो आगे देखते हैं। सिंधु का समझ लिया हम लोगों ने। सतलज का देखते हैं, जिसका पुराना नाम क्या है, शतुद्री। सिंधु नदी का दूसरा, सतलज नदी का दूसरा नाम जो है, जो वेदों में है, वो क्या है, शतुद्री है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, शतुद्री में लिख दे रहा हूँ, शतुद्री। ठीक है, शतुद्री इसका नाम है। ठीक, इसको हम लोगों ने देख लिया। शतुद्री कहीं कहीं लिखेगा मिला। ये कहाँ से निकलती है? ये भी मानसरोवर के पास से निकलती है, राकस ताल से निकलती है। मानसरोवर झील के पास में एक क्या है, राकस ताल नामक स्थान है, वहाँ से ये नदी निकलती है। और इसमें कौन सी नदी आके मिल जाती है? व्यास नदी। सतलज नदी में का संगम किससे है? व्यास नदी से है। और आगे चलकर ये नदी मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है। मिठानकोट समझ रहे हैं, पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ ये नदी जाके कहाँ मिल जाएगी? सिंधु में मिल जाएगी। ठीक, और इसमें क्या एक ही नदी का संगम है, क्या बोला, व्यास नदी। और एक है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक व्यास को याद रखिए। हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है। फिर अगला आता है झेलम। और झेलम का दूसरा नाम क्या मिलता है? बितस्ता। इसी को हाइड स्पीसीज कहते हैं। हाइड स्पीसीज का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरी नाग झील, ये कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर की बेरी नाग झील से निकलती है। ये नदी झील से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ, इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? चेनाब। इसमें संगम इसका किससे है? इसका संगम जो है चेनाब से है। कौन से स्थान पे? पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है त्रिमू, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK में। त्रिमू में इसका जो है संगम है। इसकी एकमात्र सहायक नदी है, एक और है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किशन गंगा नदी। क्योंकि इस पर एक अभी क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट चल रहा था, किशन गंगा प्रोजेक्ट। इस वजह से ये क्या थी, न्यूज़ में थी, पिछले साल का करंट था ये, इसमें थोड़ा हंगामा हुआ था, इसलिए किशन गंगा याद रखिएगा। फिर आ जाता है आपका चेनाब। अगर आप देख पा रहे हो चेनाब नदी, चेनाब नदी का दूसरा नाम क्या होता है? अस्किनी। साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, अस्किनी। और अस्किनी जो निकलती है, कहाँ से निकलती है? चेनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा। अब बारालाचा दर्रा, दर्रे मैंने आपको लगभग सारे पढ़ाए हैं, थोड़ा बहुत ट्रिक भी बताई। तो बताइए बारालाचा दर्रा कहाँ पड़ता है? तो मैंने बोला था रोहतांग बहुत काला है या रोहित बहुत काला है, ये कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। अगर रोहित बहुत काला है तो कहाँ जाएगा? माँ के आंचल में, तो हिमाचल के पास। तो हिमाचल में कौन सा दर्रा पड़ता है? बारालाचा दर्रा। और ये हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से निकल के आगे बढ़ती है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक चंद्रा एक भागा, और यही चंद्रा भागा मिलकर इसका निर्माण करती हैं। आगे हम लोग मैपिंग में इस सेक्शन को करने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो चेनाब में कौन सी नदी मिलती है? झेलम। ये दोनों का एक समझ देख लीजिए, रिवर्सिबल है। संगम देखेंगे तो झेलम का संगम चेनाब में, तो चेनाब का झेलम में। ठीक है, उसके बाद में इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? रावी है, चंद्रा और भागा बोली दिए, झेलम आएगी ही। आगे बढ़ लेते हैं, देखिए
रावी नदी को परुषड़ी नदी भी कहते हैं, वेदों में इसका नाम एक परुषड़ी नदी मिला है, ठीक है, परुषड़ी। परुषड़ी जैसे पुरुष नहीं होता, इसे परुषड़ी, ठीक। रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रोहतांग कहाँ से है? रोहतांग बड़ा सा रात, ये भी मैंने बोला ना कि रोहत बहुत काला है, तो यही भी हिमाचल प्रदेश के पास पड़ता है, ठीक। ये भी, ये कहाँ पे है? इसमें ये नदी कहाँ जाके मिलती है? इसका संगम कहाँ होता है? संगम होता है चेनाब नदी में, ठीक है। उसके बाद में इसकी कोई सहायक नदी मुख्यतः नहीं है, इसलिए हमको नहीं पढ़ना है। फिर आ जाता है आपका व्यास, और व्यास नदी में क्या होता है? व्यास, इसको क्या कहते हैं? विपाशा। व्यास का दूसरा नाम विपाशा है, और ये भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से, ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और ये कहाँ जाके मिल जाती है व्यास नदी? व्यास नदी सतलज नदी में मिलती है हरिके नामक स्थान पे, जो कहाँ पे पड़ता है? कपूरथला में पड़ता है। और कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। इतना मैटर समझ पाए होंगे, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। नदी पढ़ लेना है, 5 नदियाँ। तो सिंधु का उद्गम तिब्बत से, सतलज का उद्गम मानसरोवर से, झेलम का उद्गम कहाँ से? वेरीनाग से, चेनाब का उद्गम कहाँ से? बारालाचा से, रावी का रोहतांग से, और व्यास का कहाँ से? रोहतांग से। अब आपको याद नहीं होगा तो चीज़ें याद रखने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। 2 नदियाँ एक जगह से, सिंधु सतलज एक जगह से, सा जो होगा वो मामा से निकलेगा, ठीक है, सा मामा, ठीक है, जितनी भी नदियाँ हैं। और झेलम को तो वेरीनाग से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो कदापि नहीं भूलना चाहिए, नाग साग ये सब जितनी भी चीज़ें आती हैं, नाग नगिन, ये सब झेलम में है, कश्मीर में है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है? चेनाब। चेनाब कहाँ से? बारालाचा दर्रा, ठीक है। तो और किसके पास है? क्या कहते हैं? चंद्रा और भागा। अगर चेनाब याद कर रखना है आपको, चेनाब भूल भी जाते हैं, नाव याद रखिए। और नाव को याद रखिए दिमाग में कि हमको बड़ी नाव चाहिए। कैसी नाव चाहिए? बड़ी नाव। अगर हमको जाना तो बारालाचा, बड़ी नाव, बड़ी नाव याद रखिए। तो यानी बड़ी यानी बारालाचा और चेनाब से नाव। और याद रखना है रावी को, रावी और व्यास को याद रखिए। रोहतांग को बहुत दिक्कत नहीं है। रवि रोहित याद रखिए, तो रवि रोहित याद रखिए, वहीं से व्यास भी याद रखिए। रवि को कर दीजिए रोहित के साथ मिला दीजिए, और व्यास भी वहीं सेम जगह से। तो मोटा मोटा आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। और ये सतलज को सतुद्री कहते हैं, नाम मिलता ही है। झेलम को बितस्ता, चेनाब को अस्किनी, रावी को परुषड़ी, और व्यास को विपाशा। इतना हो गया। इसका संगम देख लीजिए अरब सागर में, व्यास में। अब देख लीजिए ज़्यादातर नदियाँ चेनाब की ही सहायक हैं, चाहे वो झेलम हो ये भी चेनाब की सहायक है, चाहे वो रावी हो वो भी चेनाब की सहायक है। तो ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है, बस केवल व्यास क्या है? सतलज की सहायक है, और सिंधु की तो भाई सिंधु नदी सिस्टम ही है पूरा। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसी चीज़ को मैपिंग करेंगे, इसी चीज़ को अच्छे से समझेंगे, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे लगता है 10 मिनट में चीज़ें आपको पूरी समझ में आ जाएंगी मैपिंग के थ्रू। तो आराम से देखते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसको तब तक इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भारत की नदियों में अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र को जब हम लोग पढ़ते हैं तो भारत के अपवाह तंत्र को हम लोग 2 सिस्टम में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला जो पढ़ते हैं हम लोग, और दूसरा, सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं उत्तर भारत की नदियाँ, ठीक है, उत्तर भारत की नदियाँ, और दूसरा पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। और दक्षिण भारत की नदियों को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, वो लेकिन अलग हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं जो बंगाल की खाड़ी में नदी पानी गिराती है, जल छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और नंबर 2 पे पढ़ते हैं जो कहाँ पे गिराती हैं? अरब सागर में, जो अरब सागर में अपना जल छोड़ती हैं। ये दूसरा वाला हो जाता है। और उत्तर की नदियों को जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर बेसिक तरीके से पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हम लोग इसको सिंधु रिवर सिस्टम में पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी का तंत्र पढ़ लेंगे, फिर गंगा नदी का तंत्र पढ़ लेंगे, और तीसरा जो पढ़ लेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम पढ़ लेंगे। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, इतने अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो लगभग अपवाह तंत्र को समझ जाते हैं। तो भारत को अपवाह तंत्र को समझने के लिए 2-3 शब्दावली को याद रखिए। 2 से 3 शब्दावली है। जैसे सबसे पहले पूछ लेगा, एक शब्दावली आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर नदियों को। तो उत्पत्ति के आधार पर नदियों को 2 तरीके से बांटा गया है। अगर पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर नदियों को कैसे बांटा गया है भारत में, तो उत्पत्ति के आधार पर जो नदियों को बांटा गया है वो 2 तरीके से। नंबर 1 बांटा गया है जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। और एक बांटा गया है, दूसरा जो बांटा गया है वो बांटा गया है अनुवर्ती, ठीक है, अनुवर्ती नदियाँ। अब ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियाँ क्या हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ वो नदियाँ हैं जो अपना जो है हिमालय पर्वत या कोई भी श्रृंखला हो उसको मतलब ढाल को फॉलो नहीं करती, वो अपने रास्ते को फॉलो करती हैं। जैसे कि आप अपने दिमाग में एक टारगेट बना लीजिए, तो कठिनाइयों को मत देखिए, चीज़ों को भूल जाइए। आपका टारगेट है कोई चीज़, तो आप केवल टारगेट देखिए, रास्ता में जो भी है उसको निपटाते जाएंगे। तो यही सिस्टम होता है पूर्ववर्ती नदियों का।
पूर्ववर्ती नदियाँ अपने रास्ते में कुछ भी आती हैं उसको लगातार सतत रूप से काटती हैं और बहती चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन अनुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को पलटती चली जाएंगी। अगर परिस्थितियाँ विषम हो जाएंगी तो शांत पड़ जाएंगी, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ढाल उत्तर को है तो उत्तर को बहने लगेंगी, दक्षिण को है दक्षिण को बहने लगेंगी, जिधर को ढाल होगा उधर ही बहेंगी। बट नहीं, जो भी नदियाँ जिद्दी टाइप की होती हैं वो पूर्ववर्ती होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको देखना चाहें तो सिंधु, सतलज और तीसरे पे आपको मिल जाता है ब्रह्मपुत्र। इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि राइटिंग क्या लिख रहे हैं। तो देखिए लिख दे रहे हैं, सबसे पहले सिंधु, दूसरे पे हम लोग पढ़ लेंगे सतलुज और तीसरे पे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये नदियों को कहा जाता है कि ये नदियाँ हिमालय के उत्थान से पहले भी थीं, हिमालय के उत्थान के पहले बह रही थी। तो अब हिमालय जैसे जैसे खड़ा होता गया वैसे वैसे ये भी खड़ी बहती रही बहती रही बहती रही, तो इनके रास्ते में जो रिकॉर्ड आया उसको काटती गई। और काटेंगी तो किस चीज़ का तो निर्माण करेंगी, किसी न किसी चीज़ का निर्माण करेंगी। तो आप लोग इसे नॉर्मल देखिए कि अगर कहीं से पानी लगातार बहता है तो वहाँ एक नाली का रूप बन जाता है। लेकिन बड़ी नदियाँ हैं और ये पता है कि बगल बगल उत्थान चल रहा है, तो बगल बगल उत्थान चल रहा है तो जब इसको काटेंगी ना तो एक गार्ज बनता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जो पूर्ववर्ती नदियां हैं जब वो कहीं से बहती हैं, किसी श्रृंखला को काटती हैं तो वो गार्ज का निर्माण करती हैं। जैसे सिंधु नदी कौन से गार्ज का निर्माण करती है, कौन से गड्ढे का या कौन से नाली का निर्माण करती है। गार्ज समझ लीजिए कि दो बहुत बड़ी बड़ी पर्वत चोटियाँ हैं, इन्हीं को काट के इनके बीच से नदी निकल जाती है तो गार्ज का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लिए कि सिंधु गार्ज का निर्माण होता है। सिंधु गार्ज का निर्माण कहाँ होता है, ये चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सतलज से कौन से गार्ज का निर्माण होता है, सतलज नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, तो सतलज नदी जो प्रवेश करती है सिपकीला दर्रे के पास से प्रवेश करती है। और सिपकीला दर्रे के पास कौन सा निर्माण होगा, सिपकीला गार्ज, ठीक है। सिपकीला गार्ज का निर्माण करेगी। और ब्रह्मपुत्र तो बहुत बढ़िया है, इस कहाँ से प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। दिहांग गार्ज, गार्ज कुछ भी नहीं होता, गार्ज का मतलब समझ लीजिए गड्ढा। ऐसा गड्ढा बनाएंगी ये कि पूरी श्रृंखला को काट देंगी और काट के बढ़िया से मोड़ लेके पानी बहेगा। समझ लीजिए कि अगर आपके यहाँ कहीं ऊंचाई से पानी गिर रहा होगा, आप देखेंगे तो एक जोर के झोंके के साथ पानी का बहना, ऐसी सिचुएशन बनती है। तो अब लोग पूर्ववर्ती समझ गए, अनुवर्ती समझ गए, उत्तर भारत की नदियों का सिस्टम समझ गए। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे अपने वहाँ मेन मुद्दे पे आते हैं, मुद्दों से नहीं भटकना है, नदियों को पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है। तो चले शुरू करते हैं, सिंधु नदी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, मानसरोवर के पास से होता है। सबसे पहली चीज़ तो लिख लीजिए मानसरोवर, इसका जो उद्गम होगा मानसरोवर झील के पास से होगा। नंबर 2, इसका जो उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील के पास से कहाँ से होती है, ये कौन सी रेंज है, ये है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज क्यों है, अगर आप लोग ऐसे भारत का एक मैप बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके हल्का सा, तो आप लोग पाएंगे यहाँ काराकोरम, यहाँ लद्दाख, यहाँ जास्कर और यहाँ जो श्रृंखला पड़ती है, कौन सी श्रृंखला पड़ती है, वो पड़ती है कैलाश श्रृंखला। मैंने आपको पढ़ाया था जब श्रृंखला पढ़ाया था, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई समस्या नहीं है इधर का सेक्शन पूरा। तो जिस श्रृंखला से ये निकलती है वो कौन सी श्रेणी है, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के पीछे एक जो है सागर है, मानसरोवर सागर, मानसरोवर झील से निकलती है। कैलाश रेंज से कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है कौन, आपकी सिंधु नदी। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलेगी और भारत में प्रवेश करेगी। भारत में जिस स्थान पर प्रवेश करती है उसका क्या नाम है बताइए। तो भारत में जहाँ से ये प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है दमचौक। इस मैप को हम मिटाने वाले हैं, भारत के मैप को भी नहीं बनाने वाले हैं, इसको हम आराम से देख लेंगे। तो जब ये प्रवेश करती है, यहाँ से निकलती है ऐसे, तो समझ लीजिए यहाँ से अगर भारत में प्रवेश कर रही है तो कौन सा स्थान है, ये लद्दाख में एक स्थान पड़ता है दमचौक। दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। बहुत आराम से देखिए, इत्मीनान से, चीज़ें बहुत आसान है। सबसे ऊपर मैंने बोला था क्या पड़ता है, अगर यहाँ काराकोरम पड़ता है तो यहाँ लद्दाख पड़ता है और यहाँ जास्कर पड़ता है। तो ये क्या करती है, लद्दाख श्रृंखला को हल्का सा काटती भी है, ठीक है। लद्दाख श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला के मध्य बहती है भारत में, ठीक है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है दमचौक से, लद्दाख और जास्कर श्रेणी से आगे बढ़ती है, आगे निकलती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये काटती है किसको, इस नदी को एक वहाँ काटती है, ठीक है। समझ पाए आप लोग। आगे बढ़ेगी तो यहाँ पहुँचेगी, जब भारत से एग्जिट लेगी तो एग्जिट चिल्लास नामक स्थान पे, एग्जिट जब लेगी तो क्या करेगी, चिल्लास नामक स्थान पे पहुँच जाएगी। इस स्थान का नाम लिया देखिए चिल्लास।
चिल्लास नामक स्थान से ये भारत से एग्जिट ले लेती है, ठीक है। और भारत से एग्जिट लेने के बाद में ये निकलती चली जाएगी और कहाँ पहुँचेगी ये नदी पहुँच जाएगी कहाँ पे, ये नदी पहुँच जाएगी कराची के पास। कराची कहाँ पड़ता है, कराची एक बंदरगाह है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा शहर है। और कराची के पास ये अपना जल छोड़ती है अरब सागर में। कहाँ छोड़ती है, अरब सागर में, ठीक है। अब इतना मैटर हम लोग समझ चुके हैं, चिल्लास समझ चुके हैं, लद्दाख समझ चुके हैं, दमचौक समझ चुके हैं, जास्कर श्रृंखला समझ चुके हैं, पूरा समझ चुके हैं, ठीक है। इसकी लंबाई लिख लीजिए, इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, बट ये इसकी संपूर्ण लंबाई है, इसकी भारत की लंबाई नहीं है ये। तो इसकी संपूर्ण लंबाई जो है इतनी है। और भारत में ये लगभग 11 एक छा, कहीं कहीं लिखा मिलता है 11 एक सा यानी 1116, और कहीं कहीं मिलता है 1146। तो मैं मान के चलूँगा, आप इसी को मानिए 1116 किलोमीटर ये भारत में बहती है, इतना ही इसका भारत में है विस्तार है, ठीक है। इसको पढ़ लिया हम लोग। अब इसमें आगे की चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसमें ज़्यादा उलझते नहीं, जितना एग्जाम में आता है वही को पढ़ना है। 2880 किलोमीटर है, इतना लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग देख ही चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखते हैं इसको। इसके बाद हमने क्या कहा था कि एक नदी यहाँ से निकलेगी, उसका क्या नाम दिया था, झेलम। तो झेलम जो निकलती है, झेलम कहाँ से निकलती है, झेलम निकलती है बेरीनाग झील से। और बेरीनाग झील कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। कंफ्यूज मत होइएगा कि लद्दाख में तो नहीं है, लद्दाख में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में ही है। और ये आगे चलती चली जाती है तो इसमें एक नदी आके इसका हेल्प करती है। कौन सी नदी हेल्प करती है, इसमें एक नदी आती है जिसका नाम हम लोगों ने बोला था, बताइए कौन सी नदी है, किशन गंगा नदी है। इसी पे किशन गंगा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ठीक है। किशन गंगा नदी इसमें आके मिल जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं किशन गंगा के बाद में, यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है, बताइए कौन सी झील है, बुलर झील। ये बुलर झील का निर्माण करती है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपकी झेलम नदी है, झेलम नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पहाड़ों के अंदर विसर्पण करती है, यानी वहाँ भी थोड़ा रेंगती है, यानी वहाँ पानी रोकती है। इसीलिए ये हल्का सा नौका गम्य है। इस क्षेत्र में, बुलर झील के क्षेत्र में ये नौका गम्य है, यानी यहाँ आप नाव चला सकते हैं, ठीक है। तो केवल यही एक नदी ऐसी है जो क्या है, नौका गम्य है इस क्षेत्र में, जिसमें नाव चल सकती है। तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद ये आराम से ये चली जाएगी और हल्का सा पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे ये बहती है नदी, ठीक है। हल्का सा पाकिस्तान बॉर्डर का निर्धारण करती है और आगे निकल जाती है और जाके चेनाब में मिलती है। अब चेनाब का सेक्शन देखते हैं। चेनाब नदी हम लोगों ने बोला था हिमाचल प्रदेश के पास से कहीं से निकलेगी, कौन सी जगह पे, तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है बाड़ा लाचा दर्रा के पास, बाड़ा लाचा ग्लेशियर टाइप का। तो बाड़ा लाचा, ठीक है, बाड़ा लाचा के पास से इधर निकलती है चंद्रा और इधर से निकलती है भागा। ऊपर क्या पड़ेगी, चंद्रा, और नीचे पड़ेगी भागा। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं अभी पीछे। और चंद्रा और भागा नदियाँ मिलकर किस चीज़ का निर्माण करेंगी, चेनाब नदी का, ठीक है। और चेनाब नदी आगे बहती जाएगी और कहाँ मिलेगी, इसमें आके मिल जाएगी कौन सी नदी, झेलम नदी। और आगे चेनाब ही चलेगी, याद रखना चेनाब चलेगी आगे अभी तक। इसके बाद कौन सी नदी आएगी, हम लोगों ने पढ़ लिया कहाँ से निकलती, बाड़ा लाचा दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आगे बढ़ जाती है। आगे इसमें कौन सी नदी आके मिल जाती है, हम लोगों ने पढ़ लिया झेलम। और ये नदी कौन सी बन जाएगी अभी, चेनाब। यहाँ जो ये नदी बनी है ये चेनाब नदी बनी है, आपको याद होना चाहिए। और इसके आगे बढ़ते हैं तो तीसरी नदी मैंने क्या बोला था, यहाँ से एक बोला था मैंने रावी नदी। और रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, हम लोग अभी पढ़ के आए ऊपर। और रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रे से निकलते हुए रोहतांग दर्रा जो जाता है ये भी सहायता करते हुए पहुँचता है कहाँ, ये भी पहुँचता है चेनाब नदी में मिलता है। और अभी भी कौन सी नदी है, ये चेनाब नदी है। याद रखिएगा, सबके मिलने से चेनाब नदी बनेगी, कुछ चीज़ें भी निकल के आएंगी, आपको वो बताना है। चेनाब नदी बनेगी। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकल रही है, रावी नदी निकल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है, याद रखिएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपसे जितना लिखा रहा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। चेनाब आ गया, रावी हो गई। खैर मैंने कहा कि रावी के पास, रोहतांग दर्रे के पास से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, व्यास। व्यास नदी इसी के पास से निकलती है। और मानसरोवर के पास से यहीं जस्ट इसके और दक्षिण में आएंगे तो एक स्थान पड़ता है राकस ताल, ठीक है। राकस ताल के पास से ये नदी क्या करती है, एक नदी निकलती है उसका नाम है सतलज। और सतलज आती है और सतलज में मिलता है ब्यास। और ब्यास में मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है कहाँ पहुँचती है, आगे बढ़ के ये नदी पहुँचती है मिठानकोट। और मिठानकोट में ये चिनाब में मिल जाती है।
मिठानकोट स्थान है पाकिस्तान का जहाँ पे ये चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। और ये मिलने के बाद में अब इसके बाद में जाके ये कहाँ मिलेगी, सिंधु में। और इतना सिस्टम जो होता है इस नदी का, ये कहलाता है पंचनद। कदापि मत भूलिएगा कि इसमें जब मिल जाती है जाके, क्या कहते हैं, सतलज या सतलुज जिसे आप लोग देते हैं, तो जब इसमें जाके सतलुज मिल जाएगी तो पंचनद हो जाती है। चेनाब प्लस जो है सतलुज मिलके पंचनद बनेगा, ठीक है। इतना आप लोग देख चुके हैं। ये कहाँ से प्रवेश करती है भारत में, इसको देख लीजिए। ये दोनों नदियाँ मैंने बोला कि ये कैसी नदियाँ हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ, क्योंकि अपने जो है सिस्टम के अनुसार चल रही हैं। ये नदी पहाड़ियों को काट के निकल आती हैं। समझ लीजिए कि ये ट्रांस हिमालय के हिस्से से निकलती हैं। ट्रांस हिमालय हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा था। अगर ये चारों हिमालय है तो तीनों हिमालय श्रृंखला के पार यहाँ से निकल के और काट के सारी श्रृंखलाओं को ये नदी आके भारत में घुसती है। तो ये कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, अपने बीच की व्याधाओं को काट के आ रही है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ ये कौन सी दर्रे से घुसती है, तो सा से सतलज होता है, इधर सा से सिपकीला दर्रा, और सिपकीला गार्ज का भी निर्माण होता है। सिपकीला दर्रा और सिपकीला गार्ज। एक गार्ज हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु गार्ज। तो सिंधु गार्ज कहाँ पड़ता है, जहाँ चिल्लास पड़ता है, इसी के पास से ये मोड़ लेके भारत में घुसती है। इसी के पास भारत से मोड़ लेके ये नदी, जब सिंधु नदी घुसने लगती पाकिस्तान में, तो यहीं पे एक जो है किसका निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज कहते हैं। अब दो तीन चीज़ें सोचिए। अब जितना फैक्ट यहाँ से मिलता है पहले उसको पकड़ लेते हैं फैक्ट को, उसके बाद चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमको ये पकड़ना है कि जो है सिंधु नदी निकलती कहाँ से है। तो हमको पता है कैलाश के पास मानसरोवर झील, कैलाश रेंज में मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है, ठीक है। इतना मोटा मोटा याद रखना है। इसमें एक दो और पॉइंट है जिसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक, लेकिन हमको नहीं करना है, हमको याद ही नहीं करना है उसको, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है और आराम से चीज़ों को करना है। तो उसके बाद में क्या होता है, ये भारत में कहाँ प्रवेश करेगी, दमचौक में, ठीक है। और ये क्या करेगी, लद्दाख श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला के मध्य बहेगी और हल्का सा लद्दाख श्रृंखला को ये नदी काटती है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। तो इसमें क्या होता है, सिंधु नदी आके मिल जाती है। सिंधु नदी जो है आगे बढ़ती है तो कहाँ से एग्जिट लेती है, चिल्लास नामक स्थान से एग्जिट ले लेती है, जो पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और यहीं पे ये बनाती है सिंधु गार्ज। और गार्ज क्या होता है, गहरा गड्ढा लेके मोड़ ले लेना, ठीक है। ऐसे नदी जा रही है, एकदम से ऐसे मुड़ जाएगी, यहीं गड्ढा बना देगी बहुत गहरा सा, तो इसी को कह देंगे गार्ज, ठीक है। उसके बाद में ये आगे बढ़ेगी और भारत से निकल जाएगी, पाकिस्तान क्षेत्र में बहते हुए जाके कराची बंदरगाह के पास में अपना जल छोड़ देगी अरब सागर में। फिर दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, जिसका पुराना नाम बितस्ता है। वो बेरी नाग झील से निकलेगी, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये आगे बढ़ेगी तो इसमें किशन गंगा नदी आके मिलेगी, और किशन गंगा नदी जो सहायक वो है, इसी पे एक किशन गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा आपको, झेलम नदी पड़े। झेलम नदी बहते बहते पहुंचेगी, क्या निर्माण करेगी, एक बुलर झील का निर्माण करेगी। बुलर झील मीठे पानी की झील है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन सेक्शन अलग है वो। आगे बढ़ेंगे तो ये हल्का सा पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर निर्धारित करेगी और घूमते हुए चली जाएगी। और किस नदी में मिलेगी, चेनाब नदी में मिलेगी। समझिए, ज़्यादातर नदियाँ चेनाब में मिलेंगी, याद रखिए। और चेनाब में मिलने के बाद ये चेनाब का नाम ले लेंगी और चेनाब आगे बढ़ेगी। फिर चेनाब में कौन सी नदी आएगी, और चेनाब की उत्पत्ति तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। तो चेनाब बारालाचा दर्रे के पास में चंद्रा और भागा नाम से उत्पत्ति लेगी, और दोनों नदियों के जब संगम हो जाएगा तो ये बन जाएगी क्या, चेनाब। और चेनाब नदी ही आगे बढ़ती है कहाँ तक, जब तक ये सतलुज में नहीं मिल जाती। और ये आगे पहुँचेगी और मिलेगी झेलम में, और चेनाब बन के आगे बढ़ेगी। फिर इसमें कौन सी नदी आएगी, रोहतांग दर्रे से निकल के एक नदी आएगी, उसका नाम होगा राबी। और राबी नदी आगे बढ़ के कहाँ पहुँचेगी, ये जाके मिलेगी चेनाब में। अभी भी चेनाब बरकरार रहेगी, और ये कौन सी नदी का नाम जाना जाएगा, चेनाब नदी से। फिर यहीं रोहतांग दर्रे के पास में एक निकलेगी नदी, कौन सी, ब्यास। और ब्यास कहाँ से, ब्यास आके मिलेगी, ये हम लोगों ने लिखा था कि हरिके नामक बैराज बनेगा। हरिके नामक बैराज बनेगा, ये तो हम लोगों ने छोड़ दिया था। हरिके बैराज बनेगा। बैराज क्या होता है, पानी को रोकने का, समझ लीजिए एक ब्रेकट। पानी को रोकने के लिए बैराज बना गया, उसका नाम दिया गया हरिके बैराज। और हरिके बैराज के पीछे जो पानी रुक गया उसे कौन सा सागर कहा गया, बताइए, उसके गोविंद सागर नाम दिया गया, ठीक। गोविंद सागर अलग है, गोविंद सागर बांध अलग है। गोविंद सागर बांध तो है रिहंद नदी पे, रिहंद और सोन के पास में, ठीक है। उससे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध का निर्माण, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का भी निर्माण हुआ, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लेकिन अगर केवल गोविंद सागर पूछता है तो गोविंद सागर का निर्माण हरिके बैराज के पीछे है। हरिके बैराज जब बनेगा तो उसके पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ, समझ लीजिए कि अगर एक नाली में पानी बह रहा है तो आपने एक हल्का सा क्या किया, मेढ़ी बांध दी और पीछे पानी रुक गया। तो जो पानी रुका, इस पानी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया हम लोगों ने, जो नाम दिया, इसका नाम दिया हम लोगों ने
गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद सागर, बल्लभ पंत मत कहिए, केवल इसका गोविंद सागर नाम है। अगर गोविंद सागर का निर्माण होता है तो ये कहाँ होता है, ये हरिके बैराज के जस्ट पीछे। और हरिके बैराज कहाँ बनाया गया है, ब्यास और सतलज के मुहाने पे, ब्यास और सतलज जहाँ मिलेंगी। और ये कहाँ पड़ता है ब्यास और सतलज का मोड़, ये पड़ता है आपका, अगर आपको पता हो कपूरथला, अगर दिख रहा हो तो दिख रहा हो, नहीं लिख लीजिएगा, कपूरथला, कपूरथला के पास में, ठीक है। और कपूरथला किस क्षेत्र, किसके टेरिटरी में है, ये PB 185 आप लोगों ने सुना होगा, तो पंजाब में पड़ता है। और यहीं से निकली है कौन सी नदी, यहीं से निकली है एक नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जिसका पुराना नाम था क्या, राजस्थान नहर, जो भारत की सबसे पुरानी नहर और सबसे लंबी नहर, सबसे पुरानी नहीं है, सबसे लंबी नहर है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप लोगों को समझिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कहाँ से निकली है, गोविंद सागर जो झील बनती है उसी से निकाला गया इसको, जिसको राजस्थान जो है नहर भी कहते हैं। और आगे चल के ये कहाँ मिलेगी, मिठानकोट के पास में, किस में मिल जाएगी, मिठानकोट में पास में ये सारी नदियाँ एक साथ इकट्ठा होंगी और पंचनद बन के जाके मिल जाएंगे उसमें। और पंचनद को पंचनद कहा जाता है, पंचनद क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और ये मिलके 5, पूरी 5 नदियों का क्षेत्र है, इसलिए पंचनद कहा जाता है। अब इस चीज़ों को मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग समझिए, जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जितना आप लोग समझ गए हैं तो अब जो बात होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हो सके थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। अब जो चीज़ें बात होंगी बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सतलज नदी को हम लोगों ने सही से नहीं समझा है ना, रावी को फिर से देख लेते हैं। तो सतलज नदी राकस ताल के पास से निकलेगी, जो कि मानसरोवर झील के हल्का सा दक्षिण में है। इनका सबकी उत्पत्ति स्थल, इनका ब्रह्मपुत्र का और सतलज का एक ही स्थान है, कभी भी कंफ्यूज मत होइए, बस हल्का फुल्का चेंजिंग आएगा बस, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्लेशियर को लेकर चेंजिंग कभी कभी आएगा। जैसे वो चोमोयुंगडुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से वो निकलती है, और ये जो निकलती है मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। आराम से पढ़िए। तो राकस ताल से निकलते हुए आगे बढ़ेगी, सिपकीला दर्रा या के पास में सिपकीला गार्ज का निर्माण करेगी और भारत में प्रवेश करेगी। तो अगर सिपकीला गार्ज कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग बड़ा शरारती है, तो शरारती क्या है, सिपकीला, या रोहित बहुत काला है तो सिपकीला काला, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेगा, हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करेगी, और आगे बढ़ेगी तो कहाँ, कपूरथला में जाके ब्यास में मिलेगी, और आगे बढ़ जाएगी और चेनाब में मिलके क्या करेगी, पंचनद का निर्माण, और जाके मिलके कहाँ, मिठानकोट, यहाँ ना लिख के मिठानकोट यहाँ लिखना था, ये गलत लिखा था, आप लोगों ने देखा था ऊपर फिर भी नहीं बताया। मिठानकोट में ये सारी नदियाँ जाके मिल जाएंगी, किसमें, सिंधु में। और किसका निर्माण कर देंगी, आगे सिंधु में जाके ये ब्रह्मपुत्र में गिर जाएंगे, ये अरे उसमें अरब सागर में गिर जाएंगे। और सारा सेमेस्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा और पढ़ लीजिए कि द्वाब किसे कहते हैं। पहले द्वाब कहते हैं, तो अब द्वाब को किसे कहते हैं ये चीज़ समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसको हम लोग दोबारा बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं है, ये सारा जो भी है सारा सिस्टम फिर से बनाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया था, पहले एक चार्ट बना दिया था। तो अब हम लोग जो द्वाब पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप समझिए द्वाब क्या होता है। तो द्वाब क्या होता है, द्वाब हो, पंजाब हो, ये सब क्या है। तो द्वाब मतलब दो प्लस आब, दो आब का मतलब क्या, पानी। तो दो पानी के बीच की जो ज़मीन होती है उसे द्वाब कहते हैं। यानी एक नदी ये आई, एक नदी ये आई, तो इसके बीच में ये जो क्षेत्र बन रहा है ना, इसे क्या कह देंगे, द्वाब। ऐसे अगर 5 नदियाँ आती हैं, 5 नदियाँ आईं और 5 नदियों के बीच की पूरी ज़मीन को कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, तो पंजाब कह दिया गया, ठीक है। इसका समास भी पूछ लेता है कि पंजाब में कौन सा समास है। तो आप लोग सोचेंगे पंजाब में बहुव्रीहि समास है, लेकिन बहुव्रीहि समास ना होकर वहाँ द्विगु समास रहता है, लेकिन वो हम हिंदी का सेक्शन है, हमारे काम का नहीं है। इसको भी हम लोग केवल इतना देख लेते हैं, द्वाब क्या है। तो इसको क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच के स्थान को द्वाब कहते हैं। अब 4-5 ठो द्वाब आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, और बहुत आसान है याद करना, इतना आसान है कि आप लोग देख के याद कर लेंगे। क्लास आपको लंबी लग रही होगी लेकिन बहुत यूजफुल होगी, इतना गारंटी ले रहा हूँ मैं, बहुत यूजफुल है। खाली इसके बाद एक चीज़ देखना रहेगा कि किस पे कौन सी परियोजना है। परियोजनाओं को देख लेंगे, विद ट्रिक देखेंगे परियोजनाओं को, लेकिन अभी नहीं, इस वाले वीडियो में नहीं होगा, वो अगले वीडियो में होगा। तो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ने वाले थे कि द्वाब क्या है। द्वाब हमने बता दिया कि दो नदियों के बीच का, यानी दो पानियों के बीच की जो ज़मीन होगी उसे द्वाब कहते हैं। तो अब सबसे पहले आया सिंधु, सिंधु के नीचे आई झेलम, और झेलम के नीचे आया चेनाब, चेनाब के नीचे कौन सा आया, रावी, रावी के नीचे निकली ब्यास, और ब्यास के नीचे से आया सतलज। पता नहीं कितना दिख रहा है, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए, हाँ सारा दिख रहा है, ठीक है। इतना सेमेस्टर हो गया, और ये क्या किया, निकल गई, ये आई, इसमें मिली और इधर निकल गई। अब समझिए इधर क्या है, ये क्या था, सतलुज, ठीक, ये क्या था, इसको लिख देते हैं, ये क्या थी, सतलुज थी, ये क्या थी,
व्यास थी, ये क्या थी, राबी थी, और ये क्या थी, ये थी चेनाब, ठीक है, चेनाब थी। इसका क्या नाम था, झेलम था। और ये क्या थी, सिंधु थी। अब समझिए, तो इसके बीच में यानी सतलज और ब्यास के बीच में जो क्या कहते हैं दोआब पड़ता है, उसका एक नाम है। क्या नाम है बताइए। तो सतलज और इसके बीच में जो द्वाब है उसका नाम है बिष्ट द्वाब। विष्ट द्वाब, या इसे ऐसे लिख दीजिए BYST, विष्ट द्वाब, BYST, या ऐसे लिख लीजिए, आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप लोग इंग्लिश में लिखिए। तो BYST यानी इस द्वाब का नाम है बिष्ट द्वाब। आपसे पेपर में पूछेगा कि ब्यास और सतलज नदी के बीच में कौन सा जो है द्वाब पड़ता है, तो आप लोग बोलेंगे विष्ट द्वाब। क्यों? क्योंकि ब्यास का 2 अक्षर लिया जाता है BY ब्यास, और सतलज का 2 अक्षर लिया जाएगा ST, तो बिष्ट द्वाब बनेगा, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा द्वाब पड़ेगा, ब्यास और रवि के बीच में, यानी रवि और व्यास के बीच में कौन सा न बनेगा, राबी और व्यास के बीच में। राबी और व्यास के बीच में तो ये कौन सा द्वाब बनेगा, राबी और व्यास के बीच में बारी द्वाब बनेगा, ठीक है। अगर व्यास का ले लें हम BA, तो बारी द्वाब, ठीक है। कौन सा द्वाब, बारी द्वाब। बा से हो जाएगा व्यास, रा से हो जाएगा रवि, तो बारी द्वाब बनेगा, ठीक। वारी द्वाब, बारी से कैसे, बी से व्यास को रखिए, आर से रवि को रखिए, यानी व्यास और रवि, नीचे से चलना है, ठीक है, आराम से। उसके आगे पढ़ते हैं कि राबी और चेनाब के बीच में कौन सा द्वाब बनेगा। तो राबी और चेनाब के बीच में जो द्वाब बनता है उसका नाम होता है रचना द्वाब। रचना यानी र से राबी और चना से चेनाब, रचना द्वाब, उसका नाम क्या होगा, रचना द्वाब। रचना द्वाब यानी राबी और चेनाब के बीच का द्वाब। उसके बीच में आगे बढ़ते हैं, तो झेलम और चेनाब के बीच में जो द्वाब पड़ेगा उसको क्या कहेंगे। तो झेलम और चेनाब के बीच में जो द्वाब पड़ता है उसको क्या कहते हैं, चाज द्वाब। चाज द्वाब, ठीक है, चाज द्वाब पढ़ लिया। आगे चलते हैं, फिर आगे पहुंचेंगे तो सिंधु और ब्यास के बीच में, सिंधु और झेलम के बीच में जो द्वाब बनेगा उसका नाम होगा सिंधु सागर द्वाब। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंधु सागर द्वाब। नीचे से ऊपर तक बढ़ते जाइए। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अब यहाँ हम लोग इसको मिटाएंगे नहीं, ऐसे देख लेते हैं कि अगर आपका क्या कहता है व्यास नदी प्लस सतलुज नदी है तो कौन सा द्वाब बनेगा। अभी देखिए यहाँ लिखा है बिष्ट द्वाब, ठीक है, बिष्ट ऐसे लिख लीजिए, बिष्ट नॉर्मल लिख लीजिए, केवल बिष्ट द्वाब आपको पता होना चाहिए, बिष्ट द्वाब। तो बिष्ट यानी व्यास और प्लस सतलज, ठीक है। उसके बाद में इसको चाहे ता कर दीजिए, आपको याद रखने के लिए ये नॉर्मल बिष्ट लिखा मिलेगा, बिष्ट भी कर सकते हो, तो बिष्ट से ब्यास से ब्यास कर दीजिए, और यश टी से क्या कर दीजिए, सतलज कर दीजिए। उसके नीचे ऊपर क्या पड़ेगा, ब्यास के ऊपर क्या पड़ेगा, रावी पड़ेगा, बी और आर, यानी व्यास और रावी के बीच में कौन सा द्वाब पड़ेगा, बारी द्वाब पड़ेगा। अभी बोला मैंने बारी द्वाब। उसके बाद में इसके ऊपर क्या पड़ेगा, राबी और प्लस चेनाब के बीच में जो पड़ेगा वो रचना द्वाब। क्यों, रा से राबी, चना से चेनाब लिख लीजिए, ठीक है, रचना द्वाब। अब रोक इसके ऊपर चलिए, तो चेनाब और प्लस झेलम के बीच में जो पड़ेगा वो कौन सा द्वाब पड़ेगा, चाज द्वाब। चाज या चाझ कह सकते हो, तो आप चाज ही लिखो, चाझ। चा से क्या हो जाएगा चेनाब, झा से झेलम, चाझ द्वाब, झा, ये झा है, ठीक है, झरना वाला जो झंडा ले। उसके ऊपर जो पड़ेगा इसका तो सिंधु सागर द्वाब, इसमें कोई ट्रिक है नहीं, सिंधु सागर द्वाब। अब इतना अगर आप लोग समझ चुके हैं तो गंगा रिवर, ये सिंधु रिवर सिस्टम में ज़्यादातर चीज़ें समझ चुके हैं। अब एक चीज़ और हल्का सा लिख लीजिए, बस आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। कि ये ऊपर की जो 3 नदियां हैं, 1 2 3, ठीक है, इन्हें पूर्वी नदी कहते हैं, ठीक। और नीचे की जो नदियां हैं, ये वाली A, ये जो B और ये C, इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी नदियाँ कहते हैं, ठीक है। अब ये समझ लिया। 1-2 चीज़ें भी बच रही हैं, उसको भी यहीं कर देंगे, छूटना नहीं चाहिए। तो जो ऊपर की ये 3 नदियां हैं, तो और ये जो नीचे की 3 नदियां हैं, इसका सिस्टम क्या है। तो 1960 में वर्ल्ड बैंक से एक समझौता करवाया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और भारत के बीच में एक समझौता कराया नदियों के जल के बंटवारे को लेकर। तो कहा गया जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, यानी पूर्व की जो 3 नदियाँ हैं, इसका 80% पानी तो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी कौन यूज करेगा, भारत। और जो कहा गया इसके बाद में नीचे की जो 3 नदियाँ हैं उसका जो है 20% पाकिस्तान यूज करेगा और 80% भारत। यानी कि अगर राबी, ब्यास और सतलज का पानी यूज करना होगा तो भारत 80% लेगा, शेष जितनी भी बच जाएंगी उसका 80% पाकिस्तान लेगा।
ये किसने किया था? 1960 में किसने? वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में ये किया गया था। ठीक है, अब एक दो चीज़ और बच गई थी। मैंने एक दो ठो अभी यहाँ पे क्या किया था, नदियों का जो है संगम नहीं लिखवा था कि इसकी सहायक नदियाँ, मैंने वहाँ लिखवा दिया था पर मैं दर्शाया नहीं, तो यहाँ मैं उसको दर्शा दे रहा हूँ। इसकी एक नदी होती है श्योक नदी, सिंधु की सहायक एक श्योक नदी है जो सियाचिन ग्लेशियर से आती है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से निकल के आती है। उसके बाद में एक नदी इसकी और निकल के आती है, लिख लीजिएगा, यहीं पे मैं लिखा दे रहा हूँ, आपको काम आ जाएगा। इधर से एक निकल के नदी आएगी, उसका नाम है गिलगिट नदी। ठीक है, गिलगिट नदी, और गिलगिट नदी इसकी सहायक नदी है। मैं क्यों लिखा रहा हूँ आप लोग समझिएगा, केवल हल्का सा इसमें ट्रिक है बस। गिलगिट नदी, अगर ये सिंधु नदी है तो अब आगे बढ़िए, तो इसमें एक नदी आपको बोला था मैंने काबुल नदी, एक बोला था मैंने कुर्मू नदी या कुर्रम या कुर्मू, और कुर्मू की सहायक एक नदी है स्वात नदी। ठीक है, स्वात के बाद एक नदी पड़ेगी गोमल, गोमल नदी। इतनी नदियां अगर आप लोग देख लेते हैं, गोमल एक दर्रा भी पड़ता है हिंदू कुश पर्वत में, जिससे जितने भी आक्रमणकारी हुए, चाहे सिकंदर ही हुआ, वो भी उसी दर्रे से आया था। सारे आक्रमणकारी सिंधु, जो इधर पड़ता है क्या, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत में एक क्या है, गोमल दर्रा है, गोमल दर्रे से सब लोग आए थे। ठीक है, भारत में प्रवेश किए थे। तो गोमल, कुर्रुम यानी कुर्मू या कुर्रम, स्वात, काबुल, गिलगिट, सियाचिन, इतनी नदियाँ जो होती हैं ये किधर से, अगर हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ये कौन सी दिशा है? दाहिना ही, मैं अपने दाहिने हाथ से लिख रहा हूँ ना, तो इतनी नदियाँ दाएं से मिलती हैं, शेष जितनी भी हैं सब बाएं से मिलती हैं, शेष जितनी भी हैं बाएं से मिलती हैं। ये देख लीजिए, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, सब बाएं से। एक ट्रिक और याद रखिएगा, जितनी भी नदियाँ चेनाब में मिलती हैं सब तो बाएं से मिलती हैं। आप लोग देख लीजिए, ये भी बाएं से, ये भी बाएं से, ये भी बाएं से, लेकिन जो झेलम आके इसमें मिलती है ऊपर से मिलती है। ये देखिए, तो झेलम ऐसे आके ऊपर से मिल रही है, देख लीजिए, ये आई, ये मिली। तो झेलम जो चेनाब में मिलती है ये कैसे मिलती है? ये दाहिने साइड से मिलती है। अब इसके बाद जो है इस रिवर सिस्टम में ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म है, कुछ फैक्ट है जो पेज पे लिख के इस पर मिल जाएगा आपको, अगले में फैक्ट मिलेगा, और इस पर जो योजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रवि पे थीन है, ठीक है, थीन बांध, ठीक है। उसके बाद में और चेनाब पे जो भी जितने भी हैं, जैसे कि सलाल परियोजना, ठीक है, और आपकी और एक दो परियोजनाएं हैं, सलाल परियोजना है, बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये सारी परियोजनाएं हम लोग पढ़ लेंगे और इधर का सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, फिर एक पूरा वीडियो लगेगा गंगा नदी सिस्टम को पढ़ने में, और इधर का पूरा सेक्शन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए आप लोगों का। प्लीज़ हो सकेगा तो हल्का भी मेहनत लगेगी तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद आप सभी का।